नमस्कार। आज है 18 मई, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी आज की सुर्खियां। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा। कांग्रेस नेतृत्व पर साधा निशाना। कहा, जब संकट में देश तब हमारे नेता विदेश में थे। बीजेपी में जाने की अटकलें। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल कोठियाल का भी इस्तीफा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। निजी कारणों का दिया हवाला। 2016 में संभाला था पद। गुजरात के मोरबी में नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत। कई मजदूर अब भी दबे। पीएम मोदी ने हादसे पर जाहिर किया दुख। जेल से बाहर आएगा राजीव गांधी का हत्यारा पेरा रिवलन। सुप्रीम कोर्ट का रिहाई का आदेश। कहा, राज्यपाल नहीं लटका सकते हैं, कैबिनेट की सिफारिश। पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का कामयाब परीक्षण। सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से फायरिंग में मिसाइल ने लगाया 42B हेलीकॉप्टर से फायरिंग में मिसाइल ने लगाया सटीक निशाना। केंद्र सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश का प्लान लिया वापस। सिंगल बिडर होने के चलते लिया फैसला। अब नया प्रस्ताव लाएगी सरकार। भारी उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी दिन की ऊंचाई से 150 अंक फिसलकर 16,250 के नीचे बंद। सेंसेक्स ऊपर से करीब 500 अंक फिसला। रियल्टी, पीएसयूज और इंफ्रा शेयरों ने बनाया दबाव। पतंजलि आयुर्वेद का अलग से लिस्टिंग होगा, जिसमें एक पार्ट होगा मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया की आज जरूरत है, और दूसरा पार्ट होगा पतंजलि जो हर्बल कॉस्मेटिक। रुचि सोया का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स करने को बोर्ड से मंजूरी। 690 करोड़ रुपए में पतंजलि का फूड कारोबार भी होगा ट्रांसफर। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा, 2 साल में पतंजलि आयुर्वेद को अलग से लिस्ट कराने की योजना। अनुमान के मुताबिक रहे आईटीसी के तिमाही नतीजे। मुनाफा 11% बढ़कर 4,191 करोड़ रुपए हुआ। बिक्री करीब 15% बढ़कर 16,426 हुई। कंपनी ने ₹6.25 डिविडेंड का ऐलान किया। तो ये थी सुर्खियां। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं दिन भर में किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी। सुबह से लेकर शाम तक किस तरह न्यूज फ्लो रहा, आइए देखते हैं। आज सुबह जब सोकर उठे होंगे तो थोड़ा मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिला होगा, और इसकी वजह है कि बेंगलुरु में आज जोरदार बारिश हुई। इनफैक्ट कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश होती रहेगी। इधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। साथ ही 20 मई तक उत्तराखंड के 5 जिलों में बिजली गिरने और तूफान आने का अलर्ट भी जारी किया गया है। उन 5 जिलों में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की खबरों के बीच एक खबर दिन भर की सुर्खियां बनी रही, और वो थी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का इस्तीफा। उन्होंने निजी वजहों से इस्तीफा देने की बात कही है। बैजल को नजीब जंग की जगह 2016 में उपराज्यपाल बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच कई बार फैसलों को लेकर टकराव भी देखने को मिला था। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना ने जोर पकड़ा तो वीकेंड कर्फ्यू और सभी दुकानों के लिए ऑड इवन के नियम को लेकर दोनों आमने सामने आ गए थे। बैजल ने केजरीवाल के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बीच एक और इस्तीफे ने लोगों का ध्यान खींचा। कांग्रेस आलाकमान से काफी वक्त से नाराज चल रहे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें विश्वास है कि उनके इस फैसले का स्वागत उनका हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में हार्दिक का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। चर्चा ये भी है कि हार्दिक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
और दोपहर होते होते एक और खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में ज्यादा समय ले लिया। पेरारिवलन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया है, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया, जो संविधान के विरुद्ध है। इधर चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। आपको बताएं कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 से मुंबई की भायखला जेल में बंद है। सीबीआई की विशेष अदालत इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर चुकी थी। अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है। और इस बीच एक और खबर आई कि कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम के एक और करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी कल हुई छापेमारी के बाद की है। कार्ति पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने कल कार्ति चिदंबरम के 10 ठिकानों पर छापा मारा था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। आरोप है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्ति के पिता पी चिदंबरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की थी। शाम होते होते ज्ञानवापी मस्जिद पर जो विवाद चल रहा है उससे जुड़ी खबरें भी सुर्खियां बनी और सभी टीवी चैनलों की सुर्खियां एक खबर बन गई, और वो ये कि गुजरात पुलिस ने एआईएमआईएम प्रवक्ता दानिश कुरैशी को हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दानिश कुरैशी ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने दानिश के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दानिश कुरैशी के खिलाफ नरोदा और पाल्दी पुलिस थानों में अलग अलग शिकायतें दर्ज हुई थी। तो ये थी दिन भर की न्यूज अपडेट, और अब शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। गेहूं पर मची अंतर्राष्ट्रीय खलबल, या यूं कहें कि गेहूं पर ग्लोबल गर्मी, आज है हमारा इंडिया 360 का टॉपिक। और यूक्रेन और रूस का युद्ध कब थमेगा ये कोई फिलहाल तो नहीं कह सकता, लेकिन इसने कई जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स को बदल कर रख दिया है। खास तौर से भारत के लिहाज से वैश्विक आबोहवा काफी जुदा जुदा सी लगती है। भारत ने ओपेक पर तेल निर्यात को कम करते हुए, जो निर्भरता है उसको कम करते हुए रूस पर निर्भरता बढ़ाई है, और रूस अब भारत का टॉप 5 तेल निर्यातक देश बन चुका है। यही नहीं, भारत को लेकर बात बात पर आंख दिखाने वाला चीन भी अब भारत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार दिख रहा है। जी हां, चौंकिए नहीं, पूरी कहानी आपको बताएंगे और उसका विश्लेषण भी। देखिए, भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन क्या लगाया कि पश्चिमी देश भड़क गए, भारत को बुरा भला कहने लगे। लेकिन बहुत दिलचस्प कदम उठाते हुए चीन ने भारत के खिलाफ बोलने पर G7 देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल G7 देश गेहूं के निर्यात को सीमित करने के भारत के फैसले की आलोचना कर रहे थे। चीन ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश को धमकियां देंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आपको याद होगा, देश में गेहूं की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया था और गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। यह आदेश कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया था। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों के समूह यानी कि G7 देशों ने भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चीन भारत की आलोचना के खिलाफ जमकर खड़ा हो गया। चीन ने कहा कि भारत पर दोष मढ़ने से खाद्य संकट का हल नहीं निकलेगा। G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत गेहूं के निर्यात पर रोक न लगाए। तो ऐसे में G7 देश खुद गेहूं की सप्लाई बढ़ाकर मार्केट को संतुलित क्यों नहीं कर देते, ये चीन का कहना था। खास तौर से अमेरिका अपने एक्सपोर्ट को जो कम करने की ठान चुका है, वो आखिर कैसे भारत को आंख दिखा सकता है। चीन ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन भारत की वैश्विक गेहूं निर्यात में हिस्सेदारी बहुत छोटी है, जबकि अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक हैं।
वैश्विक खाद्य संकट को देखते हुए अगर कुछ पश्चिमी देश गेहूं का निर्यात कम करने का निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत पर पहले ही अपनी खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा का दबाव है। भारत की जनसंख्या काफी बड़ी है। बता दें कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट में रोक लगाने से पहले एक प्रेस नोट जारी किया था और यह कहा था कि गेहूं का निर्यात रोकने से खाद्य कीमतों में नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इससे भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो मजबूत होगी। भारत एक भरोसेमंद सप्लायर है और वो अपने सभी समझौतों की इज्जत भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन आखिरकार क्यों भारत की तरफदारी कर रहा है और गेहूं के मसले पर तो भारत की तरफ से बाकायदा ताबड़तोड़ अंतर्राष्ट्रीय बैटिंग भी कर रहा है। ड्रैगन की इस बदली चाल के बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध सबसे अहम है। रूस को लेकर भारत के रुख से पश्चिमी देश असहज तो हैं, लेकिन वो खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पाए। चीन के लिए ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं उसके पक्ष में लगती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने के मंसूबे पाले हुए चीन को पाकिस्तान से भी अब नफरत और धोखा मिल रहा है। लिहाजा पाकिस्तान से खराब होते रिश्ते भी उसे भारत की तरफ झुकने को मजबूर करते हैं। मजबूरी ही सही, लेकिन ये उसकी जरूरत भी है। और तीसरा और सबसे अहम कारण भारत का हर मोर्चे पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति, जिसके बाद चीन को यह समझ में आ रहा है कि जिस भारत से वो अब डील कर रहा है वो उसके हर एग्रेशन का जवाब उससे भी कड़े एक्शन में देने में कोई कोताही नहीं करता। लिहाजा उसके पास भारत की तरफदारी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सवाल यह उठता है कि ग्लोबल टाइम्स में लेख छपने से क्या हम चीन का इसे ऑफिशियल स्टैंड माने? तो जवाब है हां। ग्लोबल टाइम्स चीन का स्टेट माउथपीस या स्टेट मीडिया कहा जाता है और जो कुछ भी यहां छपता है वो चीन की सरकार के अप्रूवल या कहने पर ही छपता है। वैसे भी ग्लोबल टाइम्स में छपा ये लेख किसी जानकार या लेखक या प्रोफेसर का नहीं है, बल्कि ये छपा है जीटी वॉइस के कॉलम के तहत। यानी इसे आप एक तरह का संपादकीय या सरकारी ओपिनियन भी कह सकते हैं। अब सवाल यह होता है कि इसका विश्लेषण किस तरह से किया जाए। क्या चीन की ये जो बदलता हुआ नजरिया है ये क्षणिक है, त्वरित है? इस पर बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अशोक दलवई सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। अशोक सर, आप चीन की इस बदले हुए रवैये को ग्लोबल टाइम्स में जो खास तौर से ये जो लेख छपा है जिसमें पूरी तरह से भारत के पक्ष में एकदम बैटिंग करता हुआ चीन नजर आ रहा है, क्या ये चीन की सोची समझी रणनीति है, वक्त की जरूरत है, या इसके पीछे कुछ और वजहें आपको लगती हैं दलवई सर? सुनिए, धन्यवाद। मैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो दूसरे मंत्रालय का अधीन में आएगी। और इतना मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तरफ से कि हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य हर समय रहेगा फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो हमको हमारे देश का जो बढ़ती हुई आबादी है उनको उनका खाद्य सुरक्षा है उसको हर समय हमको ख्याल में रखना पड़ता है। तो ये तो सरकार कर रही है। और आप जैसे जानते हैं पिछले 2 साल में जब कोरोना पैंडेमिक था उस समय भी सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, इसके द्वारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PDS के द्वारा उनको मिलता था उसके साथ साथ और 5 kg गेहूं या चावल बिना पैसा दिया गया है। और आप जानते हैं कि 80 करोड़ कार्ड होल्डर्स को पहुंचाया गया है। तो इसका मतलब इतना ही है कि पहले हमारे देश को हमारा जो फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यही तो मैं मानता हूं कि लक्ष्य है और ठीक लक्ष्य है। और हमको भविष्य का भी लक्ष्य रखना पड़ेगा कि भविष्य में मान लीजिए फिर एक बार अगर कुछ होगा, ऐसा कंटिजेंसी आएगा, तो कंटिजेंसी के उसको नेगोशिएट करने के लिए हमको हर समय तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं जो सरकार का लक्ष्य है सब ठीक है और एक सोच समझ कर लिया गया
एक डिसीजन है। ऑलराइट सर। अशोक सर, इसके पीछे दो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बताए जा रहे हैं, जो ग्लोबल वीट एक तरह से क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हुई है, उसमें स्वाभाविक रूप से इसकी जड़ में रूस और यूक्रेन का विवाद तो है ही, लेकिन हीट वेव की जिस तरह से दस्तक हुई है समय से पहले, उसको भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। अभी फिलहाल आप स्थिति क्या देखते हैं, और क्या आने वाले वक्त में गेहूं उत्पादन में जो थोड़ा सा डिसरप्शन आया है, ये लंबे वक्त का रहेगा, या कम समय में अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो ये ठीक भी हो जाएगा? आप ठीक बोल रहे हैं कि इस साल हमने यही देखने के लिए पाया कि मार्च महीने में जो टेम्परेचर में चढ़ाव हमने देखा, इस कारण से वीट पर कुछ असर पड़ने का एक संभावना था। मगर अभी हमारा थर्ड एडवांस एस्टीमेट का फिगर्स अभी नहीं आया है। मैं मानता हूं कि ये जो असर है, हमारे देश में अलग अलग राज्य में गेहूं पैदावार होता है। मध्य प्रदेश है उदाहरण, यहाँ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है। मध्य प्रदेश में अर्ली सोइंग होता है, अक्टूबर में शुरू होकर लगभग मार्च तक हार्वेस्टिंग हो जाता है। या इंडो गैंजेटिक प्लेन में जहाँ पैडी वीट सिस्टम है, पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद जहाँ गेहूं के लिए तैयार होता है, थोड़ा वहाँ लेट सोइंग होता है। इस कारण से लगभग अप्रैल तक हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है, और छोटे एरिया में तो मई फर्स्ट वीक तक भी हो सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि मार्च में जो टेम्परेचर बढ़ गया, नॉर्मली उस समय उसका उतना असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीट में उसका पैनिकल होता है, जो इसको कहते हैं स्टेरिलिटी, ऊपर का जो 3-4 स्पाइकलेट होता है, वो हर समय नॉर्मल टेम्परेचर में उसका स्टेरिलिटी, तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो उसका असर शायद उस पर ही पड़ेगा। तो लगभग हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए जितना हमारा था उतना रहेगा। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि हर साल हमारा प्रोडक्टिविटी में हम एक ग्रोथ देख रहे हैं। पिछले 6 साल में हमारा वीट का टोटल प्रोडक्शन में 17 मिलियन टन ज़्यादा हुआ है। जो 92 मिलियन टन था 2015-16 में, 2021 में 109.5 मिलियन टन हो गया। इसका मतलब 17 मिलियन टन हमने ज़्यादा पैदावार किया। तो इस साल भी यही संभावना था कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर का असर हुआ है तो वो जो एडिशनल ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस पर कुछ असर पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए जो गेहूं की आवश्यकता है, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पिछले साल का भी हमारा बफर अभी तक है। और अगर उसको आप उसके साथ आप ये सब जोड़ देंगे तो नया साल का जो पैदावार है, मैं मानता हूँ हमारे देश के लिए, हमारा खाद्य सुरक्षा के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ कहा कि गेहूं के साथ हमारा पैडी है, क्योंकि धान जो है, पैडी जो है, वो गेहूं से ज्यादा पैदावार होता है भारत देश में। उसके साथ हमारा न्यूट्री सीरियल्स है, मेज है। अगर इन सबको हम देखेंगे और हर साल जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसमें हम मन में रखेंगे, तो मैं मानता हूँ फूड ग्रेन का सिक्योरिटी जो चाहिए देश में, वो ठीक स्थान पर है। और बिल्कुल, हम वैसे भी कंफर्टेबल सिचुएशन में इसलिए भी रहते हैं, हम चाहे सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हों, लेकिन हम बहुत कम जो हैं वो ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट का जो सप्लाई चेन है उसमें हमारी बहुत कम हिस्सेदारी है। लिहाजा कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाए भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद, इसकी संभावनाएं कम है, जिसका चीन ने भी बहुत अच्छे से जिक्र भी किया है। मैं सर आपका एक टेक इस पर जरूर चाहूंगा। चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से G7 को जो बात कही है, उसमें साफ तौर पर इंगित किया है कि यूएस ने, और यूएस का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने अप्रैल में अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनको रिड्यूस किया है 2021-22 के लिए। 785 मिलियन बुशल्स का उसने एस्टिमेट रखा है, जो कि 2015-16 से सबसे कम है। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं, EU, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ये ग्लोबल वीट सप्लाई चेन के बड़े प्लेयर्स हैं।
अपने यहां वो कम कर रहे हैं और भारत ने अगर अपनी घरेलू जरूरतों के लिए थोड़ा कम कर दिया तो हाय तौबा मचा रहे हैं। ये जस्टिफाइड नहीं लगता सर। और एक बार मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका क्या मतलब है मैं कह नहीं पाऊंगा, मगर हमारे देश में जो आंकड़ा है हर समय हम ठीक ही आंकड़ा देते हैं, इसमें कोई मैनिपुलेशन या चढ़ाव उतार ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इसके लिए एक संस्था है। तो जैसे मैंने आपको ठीक कहा कि हमारा जो एस्टिमेट्स है वीट में अगर कम होगा भी तो हम ये पैडी या न्यूट्री सीरियल्स मेज के द्वारा हमारा टोटल मेकअप हो जाएगा। और बढ़ते हुए आबादी को लक्ष्य में रखते हुए हमको ये जो फूड सिक्योरिटी के बारे में सब तरीके से हमको तैयार होनी चाहिए, वो जरूर सरकार की तरफ से हो जाएगा। तो उसी रास्ते पर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा कि जब एक्सपोर्ट बैन हमने लगाया तो बहुत सारे कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि भारत के किसानों के हित में, खास तौर से हमने देखा कि एमएसपी से ज्यादा दामों पर एक्सपोर्टर्स जो है वो किसानों से खरीद कर रहे थे, तो एक अच्छा दाम मिलने की एक चांसेस थे, जिसको एक्सपोर्ट बैन ने थोड़ा सा उसको वहां पर एक आघात सा किया है। तो इसको लेकर भारत सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है कि उनको अच्छे दामों पर गेहूं की खरीद मिल सके आम किसान को? उस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है सर? इसमें सुनिए, जो कहा जा रहा है मैं भी उसके दावेदार हूं कि किसानों को ठीक प्राइसेस मिले, ज्यादा प्राइसेस मिले, मगर हमको भारतीय दृष्टि से ये देखना पड़ेगा कि किसान और कंज्यूमर जो है तो दोनों का हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार तो यही सोच रहा है, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स है अगर उनके लिए एक और कॉस्टली हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। मगर ये भी आपको हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस साल जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट भी ठीक ही हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है। इसका मतलब है किसान सरकार के प्रोक्योरमेंट जो चलता है एफसीआई के माध्यम से, उन पर उनका भरोसा आज भी है। और ये जो बैन लगाया गया है इसको हमारे कंज्यूमर के हित से ही किया गया है। मैंने जैसे कहा आज और कल का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल 2 साल से जो पीएमजीकेवाई के माध्यम से दिया जा रहा है वो मार्च तक एक्सटेंड किया गया था, और भविष्य में अगर ऐसा कुछ कंटिजेंसी आएगा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे, अगर कल हमको चाहिए होगा तो कहाँ से मंगवाएंगे हम? अगर अमेरिका, ये जो कंट्री यूरोपियन यूनियन, अगर वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन में कटौती हुई है, अगर कल भारत को चाहिए कहाँ से ले आएंगे? क्योंकि भारत एक छोटा देश नहीं है, इतना बड़ा देश है, आबादी इतना है। हमारे लोगों को न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी के लिए अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से ले आएंगे? तो मैं मानता हूँ भविष्य का भी सोचना पड़ेगा, बिल्कुल आज का भी सोचना पड़ेगा। और हमारे जो कंज्यूमर्स है, नागरिक है भारत का, उनका राइट तो पहला बनता है। कि आपने देखे होंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, उनका जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट होता था उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब हर देश अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल। तो इसमें हमको भी सोचने से इसमें मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सरकार का ये फैसला था, इसके दायरे में जो तमाम स्टेक होल्डर्स है, जिसमें फार्मर्स के साथ साथ जो आम कंज्यूमर हैं, उन सभी के हितों को समाहित करते हुए फैसला लिया गया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। तो डॉक्टर अशोक दलवई, CEO NRAA हमारे साथ थे, और उन्होंने गेहूं पर ये जो ग्लोबल गर्मी है और जो भारत का पक्ष है उस पर अपनी राय रखी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90 लाख मौतों के लिए सिर्फ प्रदूषण जिम्मेदार है? यही नहीं, नशीली दवाओं और शराब से जितने लोगों की जान नहीं जाती, उससे 3 गुना ज्यादा मौतें प्रदूषण से हो जाती हैं। लैंडसेट कमीशन ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। करेंगे इसका आगे विश्लेषण, पहले रिपोर्ट। तो प्रदूषण को लेकर ये एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है लैंडसेट की,
और दुनिया भर में 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जा रही है। ये इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दुनिया की हर सरकार को, दुनिया के हर बाशिंदे को इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण से अगर लड़ाई और जंग तेज अभी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। दुनिया भर में हर देश अपनी इकॉनमी बढ़ाने के लिए नए नए उद्योग लगा रहे हैं। जंगल खत्म होते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिसका सीधा असर आपकी और हमारी सेहत पर पड़ रहा है। लैंसेट कमीशन ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 90 लाख लोगों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों को देखें तो 6 में से 1 मौत के लिए वायु, रसायन और जल प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नशीली दवाओं और शराब से जितने लोगों की जान नहीं जाती, उससे 3 गुना अधिक मौतें प्रदूषण से हो रही हैं। द लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के मुताबिक अमेरिका प्रदूषण से होने वाली मौत के मामले में 10 देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर है। 2019 में प्रदूषण से होने वाली 1,42,843 मौतों के साथ अमेरिका का विश्व में 7वां स्थान रहा। हालांकि बांग्लादेश में अमेरिका से ज्यादा पोल्यूशन है, वहीं अमेरिका के बाद प्रदूषण के मामले में इथियोपिया का नाम आता है। प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत और चीन पहले पायदान पर हैं। भारत में सालाना लगभग 2,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है, जबकि चीन में ये आंकड़े 2,02,000 के करीब हैं। इसका कारण आबादी भी है, क्योंकि दोनों देशों में सबसे बड़ी आबादी है। यदि मौत को प्रति जनसंख्या दर के हिसाब से देखें तो अमेरिका नीचे से 31वें स्थान पर आता है। यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी में प्रदूषण के कारण मौत का आंकड़ा 43.6 है। चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य प्रति लाख की आबादी पर प्रदूषण से होने वाली लगभग 300 मौत के साथ उच्चतम स्थान पर हैं। इनमें से आधी से अधिक मौत का कारण दूषित पानी है। ब्रुनेई, कतर और आइसलैंड में प्रदूषण के कारण मृत्यु 15 से 23 के बीच सबसे कम है। प्रदूषण की वजह से मौत का वैश्विक औसत प्रति 1 लाख लोगों पर 117 है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में प्रदूषण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उसके साथ मौतों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अगर प्रदूषण को लेकर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शांभवी शुक्ला, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं क्लीन एयर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी CSE में। बहुत बहुत स्वागत है शांभवी आपका। 90 लाख लोगों की हत्या का जिम्मेदार प्रदूषण, और हम आज भी प्रदूषण को सिर्फ स्कूल के एसेज में 2-4 लेखों में तक, इतने तक ही सीमित समझते हैं। इससे ज्यादा हमारी प्रतिबद्धता और हमारा जो फोकस होना चाहिए था, शांभवी, मेरी नजर में वो हो नहीं पाया। जी, अगर जैसे ये फिगर्स कंटिन्यूअसली आते रह रहे हैं, पहले भी हमें पता है एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ्स हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, मॉर्बिडिटी बढ़ता है, हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ते हैं, पर उसके बावजूद ये लोग, सरकार एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से जाने जा रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और अभी की रिपोर्ट जो आई है, जो कि 90 लाख फिगर्स बता रही है कि ऑलरेडी इतनी डेथ्स हो चुकी है इंडिया में भी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए सरकार के बीच में कि उसको कैसे कम किया जाए। भले ही हमारे पास बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज वगैरह इन प्लेस है, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें जब आपने स्टडी देखा ही है, आपने फिगर्स बताया अभी, तो स्टडी में एक्चुअली में बोला गया है जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि साइज 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। तो उनकी वजह से जो डेथ्स हो रही है वो एक्चुअली में ज्यादा हो रही है। इसका मतलब समझा जाता है कि जब जितने स्मॉल पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो हमारे कंबशन सोर्सेस से जनरेट होते हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गया, हमारी जो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, पावर प्लांट्स की बात करते हैं,
तो इन सब से ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा निकल रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है कि ऑलरेडी हमारा जो व्हीकुलर नंबर्स है, कि हमारे शहर में कितनी गाड़ियां आ रही है, हमारे इंडिया में अगर देखा जाए ओवरऑल, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो नंबर्स ऐड हुए कि पिछले 55 साल में जितने गाड़ियों के नंबर ऐड हुए थे और जो पिछले 6 साल में ऐड हुए वो ऑलमोस्ट सेम है। ये हमें ये चीज दिखाता है कि जैसे गाड़ियां बढ़ रही है वैसे कंबशन सोर्सेज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो ज्यादा एमिट हो रहे हैं। और जब बात करते हैं बिल्कुल आपने सही कहा शांभवी, और ये रिपोर्ट में भी साफ तौर पर बता रही है कि साल 2000 से अब तक कारों, फैक्ट्रीज और ट्रक्स के कारण जो प्रदूषण हुआ है उसमें 55% का इजाफा हुआ है। लेकिन शांभवी, बार बार इस बात का तर्क दिया जाता है, और वो जो वही विकसित बनाम विकासशील देशों का और प्रदूषण में उनका या कार्बन उत्सर्जन में जो उनकी भूमिका है, उसमें बार बार तर्क ये दिया जाता है कि भाई अब भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तो हम कार्बन एमिशन की प्रतिबद्धताओं के कारण रोक नहीं पाएंगे पूरी तरह से। हमने कहा है कि 2030 तक हमारी जो प्रतिबद्धता है हम उसको कोशिश करेंगे, बट हम जिस दिशा में जा रहे हैं भारत, खास तौर से ईवी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, क्या वो संतोषजनक है? जैसे कि अभी बात हो रही है कि क्लीन फ्यूल्स आ रहे हैं गाड़ियों के लिए, पर क्लीन फ्यूल्स तो आ रहे हैं, हमने टारगेट भी दे दिया है कि हम 2030 तक हम इतनी गाड़ियां आ जाएगी, इतने व्हीकल इंडिया में आ जाएंगे। पर लेकिन उसके साथ साथ जो एनर्जी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि जैसे जो हमारी अभी पावर जनरेट हो रही है वो कोल पावर प्लांट से जनरेट हो रही है। इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कोल पे, तो वो हमें बहुत जरूरी है उसको हम शिफ्ट करें और हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर जाए। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो आता है वो आता है सोलर पावर हो गया। ऑलरेडी हीट वेव चल रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ये सब चीजें हमें ऐड कर सकते हैं कि अगर हम सोलर पावर इससे जनरेट करें तो जितना हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा ही ये ओवरऑल इम्पैक्ट हम दिखा पाएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या हाइड्रोजन फ्यूल पे व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा और उसको भी हमें क्लीन एनर्जी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमें तब वो दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांभवी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के ये नंबर्स साफ तौर पर बता रहे हैं कि प्रदूषण से होने वाली मौत ये अब सर के ऊपर से जा चुका आंकड़ा है, और इसे यदि अभी गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में इन मौतों में और इजाफा होगा। वैसे ये 90 लाख की मौत का आंकड़ा कम नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा है। सीधा सीधा रिलेशन कई बार प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का जुड़ नहीं पाता, इसीलिए हम देखते हैं कि बीते कुछ सालों में जब पहली मौत प्रदूषण से ऑफिशियल दर्ज हुई तो फिर दुनिया चौंक गई थी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से यदि प्रदूषण के कारण 90 लाख लोगों की जानें जा रही हैं तो प्रदूषण को रोक के हम कितने लाख लोगों की जान बचा सकते हैं, वो कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ये पूरी दुनिया को और सरकारों को समझना चाहते हैं। सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश को टाल दिया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार अब नए सिरे से विनिवेश का प्लान लाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीपीसीएल के लिए सिंगल बिडर होने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले बीपीसीएल के मौजूदा एक्सपेंशन प्लान को पूरा करेगी और फिर बढ़ी हुई वैल्यू पर इसका विनिवेश करेगी। आपको बताएं कि सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। रुचि सोया का नया नाम अब पतंजलि फूड्स होगा। रुचि सोया का नाम बदलने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक रुचि सोया 690 करोड़ रुपए में पतंजलि आयुर्वेद के फूड रिटेल कारोबार का अधिग्रहण करेगी। बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के फूड रिटेलिंग कारोबार का अधिग्रहण करेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और रिटेल ट्रेडिंग शामिल है। कंपनी ने कहा है कि 15 जुलाई तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पतंजलि फूड्स की योजनाओं को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी ने। ये बताएं कि जो आज आपकी बोर्ड बैठक में ऐलान हुआ है कि अब रुचि सोया पतंजलि फूड के नाम से जाना जाएगा, बताएं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों आप नाम बदलना चाहते हैं, प्लस ये भी बताएं आज की बोर्ड बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। जो जो हमने प्रॉमिस किया अब उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उस डिलीवरी में रुचि सोया नाम ठीक है, रुचि सोया एक कंपनी 50 साल पुराना लगभग इसका पूरा कारोबार था। जो भी उसके प्रमोटर थे उनकी गलतियों के कारण से जो उसमें दिक्कतें आई, पिछले
2 सालों में लगभग उसका दुगना हमने टर्नओवर किया, टर्नओवर ने उसका टर्न अराउंड किया और लगभग 2.5-3 गुना उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इनहेंस किया। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ एक जिसको कहते हैं ओनरशिप के साथ और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक बहुत ही मजबूत ब्रांड वैल्यू के साथ हमने उसको इस कदर ऊंचाई दी कि आज खुद में ही अपने आप में बहुत ताकतवर कंपनी बन गई थी रुचि सोया। अब उसका नाम, क्योंकि रुचि सोया नाम हल्का पड़ जाता है और रुचि और सोया उसमें ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आज पतंजलि फूड्स, पतंजलि में एक ब्रांड वैल्यू है। तो पतंजलि फूड्स ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा फूड का ब्रांड बने और इसमें सब कुछ समाहित हो, जिसमें एडिबल ऑयल भी है। अब 8 कैटेगरी तो आज ही हमने ट्रांसफर की है। पतंजलि का पूरा प्रीमियम जो गाय का देसी घी, पूरा प्रीमियम ऑयल बिजनेस पूरा का पूरा, इसमें स्पाइसेस, इसके अंदर आटा, नमक, तेल, जो भी कुछ हम बेच रहे थे वो सारा का सारा, फिर इसके अंदर बेवरेजेस, हनी, च्यवनप्राश और बाकी आंवला एलोवेरा मेडिकेशन, हमारा बहुत बड़ा उसके अंदर पतंजलि का होल्ड, माने कोई कंपटीशन वहां ठहरता नहीं। आंवला एलोवेरा 90% पतंजलि का ही बिकता है। तो हनी, च्यवनप्राश से लेकर के और सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब कुछ जो है एक शॉट में 690 करोड़ में श्रम सेल के तहत इसको दिया है। और स्वामी रामदेव ने यह भी बताया कि अगले 2 साल में पतंजलि आयुर्वेद को अलग से लिस्ट कराने की योजना भी बन रही है। पतंजलि आयुर्वेद का अलग से लिस्टिंग होगा, जिसमें एक पार्ट होगा मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया की आज जरूरत है और दूसरा पार्ट होगा पतंजलि जो हर्बल कॉस्मेटिक। तो वो अपने आप में एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान बनेगा। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, अब उसमें साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, लेकिन साल 2 साल के भीतर अब ये नए कीर्तिमान, नए सोपान, नई गति के साथ नई प्रगति का इतिहास आप रास्ता हुआ देखेंगे और हम इस सबके सृजन भी करेंगे, इसके साक्षी भी होंगे। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट संजीव बजाज का मानना है कि इंडस्ट्री और सरकार को मांग बढ़ाने पर काम करना चाहिए। मांग बढ़ने से खपत बढ़ेगी और खपत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा। संजीव बजाज से खास बातचीत की हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। We are able to see continued demand growth, क्योंकि demand growth will then lead to higher consumption, which will lead to higher investment. That's one. Second, interest rate की जो हम reversal देख रहे हैं, जो depreciation of the rupee देख रहे हैं, तो each of these have to get to their normal levels. लेकिन ये अगर gradual calibrated level situation में हो, that provides, I would say, more certainty rather than it happening in a volatile manner. So RBI, for example, if you see in the last few years, has been very calibrated in the way it has taken interest rates down. They've also talked about the measures that they monitor on inflation doing that. And that's why expectation of interest rates going up was always there. But the suddenness with which it happened, this is something that should be avoided going forward. Because any sudden action leads to more than the required reaction, and that is what should be avoided. बात बाजार की। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 19 अंक की मामूली गिरावट के साथ 16,250 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 110 अंक फिसलकर 54,208 के लेवल पर बंद हुआ। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, किस तरह का एक्शन था, कुशल गुप्ता बताएंगे। ओवर टू यू कुशल। जी, तो मिड वीक सेशन जो है थोड़ा प्रेशर बना रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो बाजारों में जो शुरुआती तेजी बनी थी वो दिन के दौरान ये पूरी गंवाते हुए नजर आए और 10 से 12 अंकों की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरने वाले शेयरों में निफ्टी में पावर ग्रिड सबसे ज्यादा गिरा था, साथ ही बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। टॉप लूजर्स अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे थे, रूट मोबाइल मार्केट आज के दौरान 14% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। साथ ही जो डायग्नोस्टिक
लॉजिस्टिक स्पेस की सारी कंपनियां हैं, कल भी दबाव में थी और आज भी आप मेट्रोपोलिस में देखें तो 9.9% का डीप कट आता हुआ नजर आया। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स भी छूटा नहीं था क्योंकि नंबर्स काफी कमजोर उसके कल पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे थे। पीबी फिनटेक, अंबर एंटरप्राइजेस में भी 5% से ज्यादा की गिरावट रही। इनफैक्ट इन फोकस जो स्टॉक्स थे उसमें नौसिल और पीआई इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजों के दम पर यहां पर अच्छी तेजी बनी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि गेमिंग पर, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू किया जाएगा, डेल्टा कॉर्प उस वजह से काफी हेवीली अंडर प्रेशर मार्केट आवर्स के दौरान आता हुआ दिखा और डॉक्टर लाल पाथ लैब तो सुबह से ही अपने नतीजों के चक्कर में अंडर परफॉर्म कर रहा था। ओएमसीज भी दबाव में थे क्योंकि बिलो एस्टिमेट्स नंबर आईओसी के आते हुए दिखे थे। उसको ध्यान में रखते हुए एचपीसीएल और बीपीसीएल में भी आपको गिरावट का रुझान ही आज क्लियरली रहा। टॉप निफ्टी गेनर्स में एफएमसीजी और कहीं ना कहीं जो और अन्य काउंटर्स थे, सीमेंट काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इनफैक्ट फार्मा स्पेस में भी सिप्ला ने अच्छी ओवर परफॉर्मेंस दिखाई। टॉप गेनर्स के लिहाज से देखेंगे तो सुदर्शन केमिकल और अन्य केमिकल स्टॉक्स शानदार तेजी आज दिखाते हुए नजर आए, जिसमें 20% के ऊपरी सर्किट पर यह कारोबार किया। वोकहार्ट यहां पर भी 16.5% की तेजी बनी। शुरुआती सत्र में तो 5-5.5% के ही गेंस थे और एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल लगातार आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आज भी आप देखिए तो यहां पर 10% का ऊपरी सर्किट पर ये कारोबार करता हुआ दिखा। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेड जो है वो फेयरली डिवाइडेड थी। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट स्टॉक्स अंडर प्रेशर थे, बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी और फार्मा स्पेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। और इससे पहले कि हम कल मार्केट की चाल पर हमारे एक्सपर्ट का अनुमान लें, जरा अमेरिकी बाजारों का रुख कर लेते हैं। वहां से क्या कुछ क्यूज मिल रहे हैं? देखिए, लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजारों में 570 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ डाउ जोन्स में कारोबार 0.25% की गिरावट, 32,085 के लेवल पर डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है। और आप देखिए इसी तरह की लगभग 2% की बड़ी गिरावट के साथ नैस्डैक में 238 अंकों की गिरावट के साथ 11,747 के स्तर पर कारोबार होता है नजर आ रहा है। और इसी तरह से एसएनबी का भी हाल है, 2% से ऊपर की गिरावट। अमेरिकी बाजारों का हाल। आइए अब जरा आगे की चाल मार्केट की कैसी रहेगी इसके लिए बातचीत करते हैं सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी सर से। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्यूज जो त्वरित मिल रहे हैं वो तो ठीक नहीं मिल रहे हैं। आगे कैसा रहेगा अमेरिकी बाजार भगवान जाने, लेकिन कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं कल के बाजार की चाल का? सर बिल्कुल दीपक, देखिए आज के जो बाजार थे, कल जो हमारे बाजारों में एक धुआंधार तेजी हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन किया आज बाजार ने। बट जिस तरह के अभी इंटरनेशनल मार्केट्स है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, जो वहाँ पे जो एग्रेसिव रेट हाइक को लेके जो चिंताएं हैं, इन्फ्लेशन, जो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को लेके जो दिक्कतें हैं, तो उसका एक असर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कल बाजार, अगर ये अमेरिकी बाजार में कोई सुधार ओवरनाइट नहीं होता है, तो फिर हमारे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन जैसा माहौल रहना चाहिए। बट मुझे लगता है अब इस तरह के बाजार में जो साइड के सेक्टर्स है, छोटे सेक्टर्स जैसे जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको इन सब से फर्क नहीं पड़ता, जैसे टेक्सटाइल्स है, पेपर है, शुगर है, एथेनॉल है, तो इन सब जो सेक्टर्स है वहां से चुनिंदा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में ये जो कल अगर गिरावट होती है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सेठी सर इस तमाम जानकारी के लिए, और कल बाजार कैसा रह सकता है ये अनुमान जाहिर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज एथॉस का आईपीओ खुला है और अब तक ये 27% भर चुका है। निवेशक इसके लिए 20 मई तक अर्जी लगा सकते हैं। कंपनी इस इश्यू से 142 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए 836 रुपए से 878 रुपए प्रति शेयर का बैंड तय किया है और इसके एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को इसका मतलब ये हो गया कि 14,926 रुपए लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को ही इसमें पैसे लगाने की सलाह दी है। आईपीओ आज खुल रहा है इथोस लिमिटेड का। हमारी राय है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगा सकते हैं। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। कल हमने साबू साहब से बात की। IIM अहमदाबाद से इतनी लंबे समय से पढ़ाई की हुई, लंबा उनका गहरा अनुभव है इस बिजनेस का। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। दूसरी बात है कई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस कंपनी के जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, थोड़ा सस्ता देना चाहिए, तो वो होता तो और मजा आता। दूसरी चीज है ये कंपनी पूरी तरह से ट्रेडिंग बिजनेस में, ये खुद कंपनी गाड़ियां नहीं बनाती, ये अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां खरीदती है और वो बेचती है। तो बेसिकली हर एक मॉल में आपको एक काउंटर दिखता है, तो जरूरी नहीं कि कोई कस्टमर आकर इथोस से ही खरीदे, जहां गया वहीं से खरीद लिया, है ना। मार्जिन बहुत कम होते हैं, वो मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है, तो बहुत छोटे मार्जिन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो इस आईपीओ में एक चांस ले सकते हैं।
चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में धीमी गति से चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और इन फैसलों से नवी मुंबई के करीब 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने क्या ऐलान किए हैं, इसे महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। शिंदे जी से पूछते हैं कि आखिर किस तरह के उपाय किए हैं और किस तरह से बूस्ट मिलेगा। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह से, खासतौर से अगर नवी मुंबई की बात करें तो वहां पर रियल एस्टेट को किस तरह से सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा अभी? नवी मुंबई में CRZ की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट है, 94 प्रोजेक्ट है या स्कीम भी है 400 के लगभग, वो इस मुद्दे की वजह से अटकी पड़ी है। और CZMP में हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे पर्यावरण विभाग के माध्यम से, और जैसे ही CZMP परमिशन देती है 1 महीने के भीतर उनको OC मिल सकती है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा उसमें। और उसके वजह से जैसे हम लोग ने राज्य सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट में यूनिफाइड DCPR पब्लिश किया, उसका डिसीज़न लिया तो FSI बढ़ गया है। अभी FSI बढ़ाने की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो 4 साल का उसका टाइम लिमिट था, अभी एडिशनल FSI के लिए 1 साल का था, वो बढ़ा के हम लोग ने 3 साल किया है। मतलब उसको बहुत बड़ी रिलीफ है इसमें भी एडिशनल FSI के लिए। कोविड में जो 9 महीने का जो समय दिया था हम लोगों ने, एक्सटेंशन दिया था, तो उसमें भी कई लोगों ने एडिशनल लीज प्रीमियम भी भरा था, तो उसको भी हम लोग ने आगे फर्दर एक्सटेंशन में उसको भी एडजस्ट करेंगे ताकि वो भी रियल इस्टेट को फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक बात और थी, जो वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो वहाँ पर एरिया है, जो नैना क्षेत्र जो है, उसको लेकर भी कई सारे आपने जो है उपाय बताए हैं और कई सारी चीज़ें की है। किस किस तरह का वहाँ पर लोगों के लिए फ़ायदा? एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो 20 किलोमीटर की पूरे एरिया में जो 55 मीटर का जो रेस्ट्रिक्शन किया है, उसके लिए भी हमारे सिडको के MD है, चीफ सेक्रेटरी है, मैंने भी खुद एविएशन मिनिस्टर को उनको भी पत्र लिखा है, ताकि उसका वो कलर कोड जोन था अभी वो फ्रीज़ किया है, तो उसको दोबारा वो रिवाइव होना चाहिए, और तब जाके ये जो हाइट रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, जिधर ज़रूरी है उधर रेस्ट्रिक्शन करो, लेकिन सभी जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी, रुक जाएगी। तो उसके बारे में भी हमारी कोशिश जारी है ताकि वहाँ डेवलपमेंट फास्ट हो। ये थे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रियल एस्टेट को किस तरह से सरकार फ़ायदा पहुंचाना चाहती है या फिर उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने की कोशिश करी, ताकि ये सेक्टर जिंदा रहे और आगे इससे काम होता रहे और एंड यूज़र को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। कैमरामैन मुश्ताक के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। फैट हटाने के लिए सर्जरी से 21 साल की एक्ट्रेस चेतना राज की मौत ने सभी को चौंका दिया है। ऐसे में लाइपोसक्शन सर्जरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ये जोखिम भरी सर्जरी कई बार जानलेवा भी साबित होती है। ऐसी सर्जरी की ओर लोग क्यों रुख करते हैं, क्या है इसके साइड इफेक्ट्स, देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री का नामी गिरामी चेहरा चेतना राज ने 21 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। ये सामान्य मौत नहीं थी। दरअसल उनकी मौत की वजह लिपोसक्शन सर्जरी मानी जा रही है, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत हो गई। वजन कम करने के चक्कर में एक्ट्रेस की मौत से लिपोसक्शन सर्जरी की जरूरत पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिपोसक्शन सर्जरी होती क्या है और किन परिस्थितियों में से किया जाता है। लिपोसक्शन सर्जरी के तहत बॉडी से फैट को कम किया जाता है। आमतौर पर यह सर्जरी शरीर के उस हिस्से में की जाती है जहां चर्बी जमा हो जाती है और इसे एक्सरसाइज या डाइटिंग के जरिए आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ये सर्जरी जांघ, हिप्स, पेट, उल्हा, कंधा जैसी जगहों की चर्बी को घटाने के लिए की जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिपोसक्शन सर्जरी में कई तरह के खतरे होते हैं। लिपोसक्शन सर्जरी को लेकर आपके बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। अब लिपोसक्शन सर्जरी के साइड इफेक्ट को समझते हैं। इससे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
सर्जरी वाली जगह सूजन और चोट जैसे निशान या गड्ढे बन सकते हैं। कई बार सर्जरी वाली जगह की स्किन के रंग में बदलाव भी देखे गए हैं। कई मामलों में सर्जरी वाली जगह का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। इसके अलावा सर्जरी से फैट एम्बोलिज्म का खतरा बना रहता है। इसमें फैट के टुकड़े ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं और फेफड़े में पानी इकट्ठा होने लगता है। कई बार स्किन डिजीज, किडनी और हार्ट की भी समस्याएं आ जाती हैं। लिपोसक्शन सर्जरी के कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग भी देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के वजन का 10% से ज्यादा फैट हटाना जानलेवा साबित हो सकता है। लिपोसक्शन सर्जरी से जान गंवाने वाली अकेली चेतना राज ही नहीं है। इससे पहले तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की मौत की भी वजह लिपोसक्शन सर्जरी ही थी। बांग्ला एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी की मौत कीटो डाइट के चलते हुई थी। कीटो डाइट एक हाई फैट डाइट होती है। इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और प्रोटीन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में दी जाती है। इस डाइट का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे में मोटापा कम करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के बजाय संतुलित खानपान और एक्सरसाइज पर जोर देना चाहिए ताकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं जमने पाए। लेकिन लोग स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में फौरी उपाय अपनाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 84वां दिन है और रूसी हमले जारी हैं। इस बीच कांस फिल्म फेस्टिवल के जो महोत्सव है उनमें 75वें संस्करण में बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जमकर निशाना साधा। वहीं स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए लगातार कोशिशें तेज कर रहे हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 84वां दिन है। रूसी हमले जारी हैं और पूरे यूक्रेन से केवल और केवल तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें डोनेस्क की है। डोनेस्क में लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। यहाँ 5 मंजिला इमारत पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इन्हीं घायलों में ये बच्चा भी है जिसे बचाया जा रहा है। इस इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगामा कितना जोरदार था। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें डोनबास की है जहां कम ऊंचाई पर 2 रूसी सैन्य विमान उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इन विमानों को उड़ते देख लोगों में फिर से बड़े हमले का डर है। ये तस्वीरें चर्निहीव की हैं। चर्निहीव भी यूक्रेन का ऐसा शहर है जिस पर रूस ने लगातार हमले किए हैं। रूसी हमले में चर्निहीव में यूक्रेन का सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसा नहीं है इस युद्ध में केवल रूस ही यूक्रेन को तबाह कर रहा है। यूक्रेन भी लगातार रूस को करारा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि ये युद्ध 84 दिन तक चल गया है। डोनबास की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यूक्रेनी सैनिक लगातार नए हथियारों के साथ रूसी सैनिकों को जवाब दे रहे हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण में बोलते हुए रूस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जमकर निशाना साधा। ज़ेलेंस्की ने इस दौरान हिटलर पर चार्ली चैपलिन के व्यंग्य की सराहना की और कहा कि लोगों की नफरत समाप्त हो जाएगी और तानाशाह मर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये था आज का इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।